वेलकम बच्चों। कैसे हो सब? देखो, नए साल की नई उमंगों के लिए तैयार हो जाओ। और ये जो 2020 बीता है, जैसा भी बीता हो, जो भी हुआ हो, उन सबको भूल जाओ। नई चीजें, नए साथ, नया साल के साथ हम नए उमंग के साथ शुरुआत करेंगे। और कुछ चीजों को जरूर हम ध्यान देंगे। जो चीजें हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देना। ठीक है? नेवर 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 गिव अप। कभी हार नहीं माननी है। उसको हार मानना है वो भाग जाए, यहाँ से उसके लिए कोई जगह नहीं। हार मानने वालों की यहाँ पे कोई जगह नहीं। नेवर 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 गिव अप। आप अपना एक उद्देश्य लेकर के, आप ये आप हो, और अपना आप उद्देश्य लेकर के, अपने हाथ में ड्रीम्स लेकर के अब आगे बढ़ रहे हो। और आपके सामने बहुत सारे रुकावटें हैं। आपके रिलेटिव्स आपको बोलते हैं बहुत सी बातें, आपका गिल्ट आपको रोकता है, आपका डर आपको रोकता है, आपकी सोसाइटी, पेसिमिस्ट लोग जो नकारात्मक बातें करते हैं, फ्रेंड्स भी कभी कभी, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो आपको बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बकअप करते हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें नहीं होते हैं इस तरह से। तो आपको बच्चे आगे बढ़ते रहने हैं और कभी हार नहीं माननी है, ये बात ध्यान रखने का। और सब चीज़ों को हटा करके, सब चीज़ को भूल करके आपको आगे बढ़ना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और फोकस करना है अपने गोल्स पर। ये बहुत ही शानदार चीज़ है और बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने गोल के लिए, जब अपने अपने उद्देश्य के लिए जगते हो, उठते हो और आगे बढ़ते हो, तो कुछ नहीं देखना चाहिए और सीधे सीधे अपने आगे बढ़ते चल जाओ। और कुछ भी अगर रुकावट पैदा करता है कोई भी, तो उसको इग्नोर करो, आगे बढ़ो। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मैं बार बार कहता हूँ, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लास में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। आप क्लास रेगुलर करिए, आप रेगुलर करिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, अटेंडेंस अपना दीजिए, अटेंडेंस लगाइए, रेगुलर अटेंडेंस होना चाहिए। अटेंडेंस का मतलब हो गया कि अगर आप लाइव क्लास में करते हो तब तो अपना आप इंटरेक्शन दिखाओ ही दिखाओ, लेकिन आप रिकॉर्डेड सेशन में जब आप जाते हो तो भी वहां पर आप अपना कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगाइए, वही आपका अटेंडेंस होगा। ठीक है? आप दिखाइए, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराइए। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ नीट एंड जेईई, टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स, लगातार 16 साल से बच्चों आप लोगों के लिए मैं फुल टाइम एजुकेटर के तौर पर काम कर रहा हूँ। कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ पढ़ाता हूँ। ये पुराना डेटा है, जो कि ये पुराना टाइम है और पुराना फॉलोअर्स हैं। अभी बच्चे बहुत बढ़ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। ये आसमान का इशारा है कि कल का सूरज तुम्हारा है, तो अब एकदम लग जाओ। आज आपका ये एंड ऑफ द ईयर है, दिसंबर, और 30 दिसंबर आज है। एक दिन बचता है आपको 2021 का शुरुआत होने में। तो ये आसमान का इशारा है कि कल का सूरज तुम्हारा है बच्चों, इसलिए लग जाओ एकदम जम करके। डोंट बी ओवर एस्टिमेटेड। अपने आप को ओवर एस्टिमेट मत करो। पहली बात कि तुम बहुत ज्यादा पढ़ लिए हो, पढ़ करके सो जाते हो, कि पढ़ लिए बहुत ज्यादा सो गए, तो ये नहीं करना है। अगर पढ़ाई करते करते आप हमेशा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं अपने आप को, अपना एस्टिमेशन ही बिगाड़ देते हैं, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप किसी ऐसे सिस्टम से जुड़ जाइए, किसी ऐसे सिस्टम में आ जाइए कि वो सिस्टम ही आपको पुश करता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सिस्टम है कि अगर आप अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। तो आपका क्लास में एनरोलमेंट हो गया, आपने उसका पेमेंट किया और आपका उसका एनरोलमेंट हो गया। बच्चों, जब भी आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं, देखिए एक बात बता दूं, शिक्षा जो होती है वो दक्षिणा मांगती मांगती है, और आपको देना ही चाहिए। और उसके लिए क्या होता है कि आप अपना किसी भी तरह से मैनेज करिए, क्योंकि अगर ऑफलाइन क्लासेस होती तो आप जरूर कहीं ना कहीं जा करके आप इस तरह से क्लासेस करते और उसका कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहे होते। यहाँ पे आपके सिर्फ कन्वेंस का खर्चा सिर्फ होता है, जो इतनी कम फीस है। तो वो जो है आप, लेकिन उससे क्या फायदा आपको है, आप क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपका एस्टिमेशन बहुत शानदार रहता है। आप अपने आप को कायदे से देखते हो और आपको ग्रुप ऑफ टीचर्स मिलते हैं, बहुत सारी और बेहतरीन चीजें मिलती हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ साथ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है लाइव सेशंस का। बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि आपके यूट्यूब पर और आपके स्पेशल क्लासेस पर नहीं पढ़ाते हैं, वो फ्री क्लासेस उनकी नहीं होती हैं, उनकी भी आपको क्लासेस मिलने का पूरा पूरा आपको चांस मिलता है, और बहुत बेहतरीन बात है ये। ठीक है बच्चों,
और उसका फी स्ट्रक्चर इतना मामूली है क्योंकि अभी 6 मंथ, अभी दिसंबर एंड है, 30 दिसंबर चल रहा है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये मैक्सिमम जून तक जो है क्लासेस जो है एग्जाम का जो है एक जो है एक एक्सपेक्टेशन है। तो आप 6 मंथ का ले सकते हैं। और जिन बच्चों को जरा सा भी ये लगता है कि नहीं कुछ दिन और जाएगा एग्जाम लंबा, और या फिर लगता है कि कहीं अगर कहीं चूक गए हम इस बार, क्योंकि देखो एक एक सत्य को बोलना ही पड़ेगा कि सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और कभी कभी ऐसा होता है जो बच्चे लायक होते हैं उनका भी कभी किसी किसी नंबर से, एक दो नंबर से रुक जाता है। तो उसके लिए भी जरूरी है कि वो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि अगली बार तैयारी करने के लिए उनके पास बस एक दो नंबर की तैयारी, उनको सिर्फ रिवीजन और एकदम पेस अपना मेंटेन करना रहता है, सिर्फ पेस मेंटेन करना रहता है। तो उनको लिए 1 साल की का उनको लेना चाहिए। डिफरेंस सिर्फ 9,000 रुपए का है, लेकिन वही अगर दोबारा लेना पड़ेगा तो 25,000 से ऊपर हो सकता है, फी भी बढ़ जाए बाद में। तो ये एक मेरा आपको एक जो है सजेशन होगा। और उसमें भी अगर आप कोड लगाते हैं AM001, ये मेरा कोड लगाते हैं, तो आपको 10% का एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट तुरंत मिल जाता है, तुरंत। तो ये जरूर करो बच्चे, और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लीजिए कोड लगाइए AM001। फिर बात आती है अंडर एस्टिमेट की। अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कोई आपको कहता है कि नहीं तुम नहीं पढ़ पाते हो, तुम नहीं सिलेक्शन ले पाओगे, तो ये भी एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। अपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट यानी अपने आप को कमतर मत आंको, अपने आप को कम मत आंको। तो इन दोनों का बड़ा गजब का सिचुएशन है। कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कभी कभी लगता है आप बहुत बेकार कर रहे हो। तो एक बैलेंस नहीं क्रिएट हो पाता है। तो उस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए आपके पास हमेशा कोई मेंटर होना चाहिए, या आपके पास कोई एक्सपर्ट हो जो आपको उसको एडवाइस कर सके। आप निराश हो आते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो आप निराश होकर के इस तरह से खोपड़ी पटक लेते हो अपना कि निराश हो गए। तो निराश नहीं होना है, निराश होने से काम नहीं बनता है। तो आप जो बच्चे अक्सर निराश हो जाया करते हैं, जो बच्चे जो गार्जियंस परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा निराश होता है, कैसे करे, उनके लिए क्या चाहिए, उनके लिए चाहिए बच्चों एक तरीका है, वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, पर्सनल कोच आपको मिल जाते हैं जो कि गजब के टॉप एग्जाम के एक्सपर्ट्स होते हैं। और पर्सनल कोच आपको जो है पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी बताते हैं, और शानदार तरीके से आपका ये सिलेक्शन कराने के लिए पूरी पूरी दमखम लगा देते हैं। और टेस्ट एनालिसिस करते हैं, यूज इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। यानी आपका पर्सनलाइज तरीके से आपका वो क्या करते हैं, टेस्ट एनालिसिस करते हैं, स्टडी को आपके प्लान करते हैं हमेशा, क्योंकि आप बार बार प्रॉब्लम में आते हो, इसलिए वो लगातार आपके टच में होते हैं, और हफ्ते में 2-3 बार आपको जो है वो कांटेक्ट करते हैं। देखिए आपके और उनके फिर रिलेशन पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा आप उनसे रिलेशन स्टैब्लिश करके और रखते हैं, जैसे कि ये नियमतः 2 बार आपसे जो है बातचीत करते हैं और 2 बार क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अगर आपका पर्सनल अटैचमेंट अच्छा है तो आप रेगुलर आप रूटीन में उनके साथ बातचीत कर सकते हो और उनसे सजेशन ले सकते हो। सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको प्लस के, और जो है इसके अलावा जो है आपको पर्सनल कोच मिलता है। तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है बच्चों। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अगर आप लेते हैं तो आपको 6 मंथ के लिए 34,200 रुपीज है, और अगर 1 ईयर के लेते हैं तो 58,500 रुपीज है। और इसमें आपको AM001 कोड लगाते हैं तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है। ये कोड रट लो, आज नहीं तो कल इसका इस्तेमाल करना तो जरूर लगाना। और यही नहीं, अपने से जो जानने वाले लोग हैं उनको भी आप बता सकते हैं कि ये कोड आप लगा करके आप डिस्काउंट पा सकते हैं, ठीक है। फिर देखो एक और तरीका है अपने अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट को खत्म करने का। जो आपका अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन है उसको खत्म करने का तरीका देख लो। अपना सबसे पहले क्या लिखो, एक्स एक्सिस पे आवर्स बना लो, ये एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे डेज बना लो। टारगेट, जो तुम्हारा टारगेट है बड़े बड़े अक्षरों में ऊपर लिख लो। टारगेट आपका जो भी हो, टारगेट आपका एम्स हो या आपका टारगेट AFMC हो, जो भी आपका टारगेट हो वो आप अपना टारगेट यहाँ पे लिख लो। या टारगेट आपका जेई हो, जो भी आपका टारगेट हो यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो। और यहाँ पे आपका डेज हो गए तो यहाँ पे आपने मंथ डाल लीजिए जनवरी 2021। ये आपका टारगेट और आपकी ये हो गया। यहां पे आप क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे लिखेंगे आप इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको ले आएंगे आप 13 14 15 16 18 तक, इसको 18 तक ले आएंगे। और यहाँ पे आप लिखेंगे 1 से लेकर के
2 3 4 5 6 7 8 9, इसको आप ले आते आते इसको 31 तक ले जाएंगे, 31 तक यानी पूरे महीने का। और ये पूरे एक एक दिन का रिकॉर्ड आपका, एक एक घंटे का रिकॉर्ड आपका बताएगा। जैसे आप पहली तारीख को पूरी दुनिया जश्न मनाएगी, आप क्या कीजिएगा, आपका जश्न 2021 का टारगेट है, आपका जश्न तभी मनेगा। जश्न मनाओगे कब, जब टारगेट अचीव कर लेंगे, उसमें जश्न मनाएंगे जबरदस्त, ठीक है ना। और एक बात जरूर बताऊं आपको, बीच में जब भी आपको कुछ इंजॉय करने का मन करता हो, आपको कुछ इंजॉयमेंट करने का मन करता हो, तो आप क्या कीजिए, अपना समय, अपना एवरेज पहले से थोड़ा बढ़ा दो। तो मान लो तुम 13 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा तुम पढ़ते हो, और 14 घंटे का तुम एवरेज बनाना चाहते हो कि मेरा 14 घंटे का एवरेज मेंटेन रहना चाहिए। तो सपोज करो तुमको मूवी देखना है, सपोज करो तुमको कहीं घूमने का मन करता है, और जरूर करना चाहिए, ये रिफ्रेशमेंट जरूर करना चाहिए, लेकिन अपने अपने पढ़ाई के शर्तों पर नहीं, अपनी पढ़ाई के समय की शर्तों पर नहीं। अपने पढ़ाई का समय पहले कंप्लीट कर दो और तब घूमने चले जाओ। लेकिन कौन बताएगा तुम्हारा पढ़ाई का समय कैसे है, ये बताएगा आपको। ये जो टारगेट आपने बना करके और जो अपना ग्राफ बनाएंगे आप, यही आपको हमेशा समझाएगा कि आपको समय है या नहीं है। तो समय तुमको निकालना पड़ेगा। और अगर एंजॉयमेंट चाहते हो, जो कि जरूरी है, तो क्या करो, पढ़ाई को मेंटेन रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो तुम्हारा अपना एवरेज बना लो कि तुम्हारी अपनी पढ़ने की क्षमता क्या है, जो तुम रेगुलर पढ़ सकते हो। और जितनी क्षमता रहे उससे 2 घंटे कम का एवरेज बनाते चलो। जितनी क्षमता रहेगी उससे 2 घंटे कम का एवरेज बनाना। पहले क्षमता देखो कि तुम कितना बैठ सकते हो। अगर तुम 16-17 घंटा बैठ सकते हो, 18 घंटा बैठ सकते हो, तो अपना एवरेज 15 बनाना, 14 बनाना, इस तरह से बनाना। तो 2 घंटा का एवरेज का आप डिफरेंस रखिएगा, क्योंकि ओवर एस्टिमेशन यहाँ पे भी नहीं करना है। आप यहाँ पे भी ओवर एस्टिमेशन कर लोगे तो यहाँ फंस जाओगे। इसलिए पहले देख लो, अगर नहीं समझ में आता है तो एक हफ्ता पहले पढ़ के देख लो कि तुम्हारा एक हफ्ता तुम कितना पढ़ सकते हो, कितना एवरेज तुम्हारा आता है, उसके हिसाब से तुम अपना एवरेज सेट कर लो। तो सपोज करो, मैं मान के चलता हूँ कि आप अपना एवरेज चाहते हैं 12-14 घंटा पढ़ाना, 14 घंटा आपने मान लीजिए बनाया, या मैं 11 घंटा बता रहा हूँ, चलिए 12 घंटा बना दिया, ओके। 12 घंटा एक अच्छा टाइम है जो कि आप दे सकते हैं, बहुत अच्छे से दे सकते हैं 12 घंटा। 12 घंटा एवरेज बनाते हैं, और अगले दिन आप 2 तारीख को, अगर सपोज कीजिए आपको जाना है, मूवी जाना है, आपको मूवी जाना है और थोड़ा सा इंजॉयमेंट करना है, जो कि हफ्ते में एक बार जरूरी है, एक बार जरूरी है। तो क्या करो ना बच्चे, कि अपना एवरेज आपको 12 बनाना है, तो आप 14 घंटा 15 घंटा पढ़ दो, ठीक है ना। 3 तारीख को भी क्या करो, आप 14 घंटा अपना पढ़ दो। अब तुमने एवरेज क्या किया, अपना एवरेज आपको 12 चाहिए था, और आपने एवरेज मेंटेन कर दिया, और ये आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं कि हवा हवाई, ये दिख रहा है। और ये ऑनेस्ट होना चाहिए, यहां पर आप साफ साफ लिखेंगे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जरूरी है, यहाँ पे ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्टी अगर नहीं रहेगी तो आपके लिए ये बहुत खतरनाक साबित हो जाएगा। और तब फिर आप क्या करेंगे, आपको 2 घंटे 3 घंटे का अपना आपको एंजॉयमेंट करना है, 4 घंटे का एंजॉयमेंट करना है, तो आप उस हिसाब से अपना क्या कीजिए, अपने एवरेज को मेंटेन रखिए। और 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब भी आपको जाना है, तो हफ्ते में एक दिन जरूर निकालो जब रिफ्रेशमेंट कर सकते हो, आधा दिन पढ़ो। एक दिन मतलब पूरा दिन नहीं, एक दिन का मतलब पूरा दिन नहीं, 3 घंटे 4 घंटे निकालो और जाके एंजॉयमेंट करके आओ। मूवी देखना हो मूवी देखो, जो करना हो सो करो। अपना एक स्पेयर टाइम खेलो, अगर खेलना चाहते हो तो खेल लो जाकर के 3 घंटा 4 घंटा। जो करना चाहते हो 1 घंटे में अपना निपटा दो उसको, एक दिन में निपटा दो उसको। और एक दिन में मतलब कि पूरा दिन नहीं, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, जितना चाहते हो उतना एवरेज पहले मेंटेन कर लो। पहले एवरेज मेंटेन कर लेंगे तब फिर जाके एंजॉय करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर एंजॉयमेंट, ठीक ना। और एवरेज भी जरूर मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपके सामने आपको बताने वाला कोई हो, और वो यही है, वो यही है, और कोई नहीं, ठीक बच्चों। ये आपका पर्सनल इंस्ट्रक्टर है, आप खुद इंस्ट्रक्टर हो, आपका खुद का एक्सपर्ट है, ये सेल्फ एक्सपर्ट है आपका, ये ठीक ना। और सेल्फ गाइड भी आपका है। तो सेल्फ गाइड है, सेल्फ एक्सपर्ट है, ये आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। केमिस्ट्री 101 हमारा प्यारा सा चैनल है, जिसपे हम और आप लगातार मेहनत करके और ग्रोथ कर रहे हैं, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं। इसलिए लाइक कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत लाइक कीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, क्योंकि इससे शानदार जगह और कोई नहीं मिल सकती आपको केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए। और आप कोड अप्लाई कर दीजिए, मेरा कोड अप्लाई कीजिए हर जगह, कहां पर, जहां जहां पर भी आपको जरूरत महसूस होती है कि अनअकैडमी में हमें यहाँ पर कोड की जरूरत महसूस हो रही है। तो कोड के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, AM001
टू ज्वाइन स्पेशल फ्री क्लासेस, कोई भी फ्री क्लासेस, कोई भी फ्री टेस्ट, कोई भी फ्री कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करना हो तो अनअकैडमी पे AM001 जरूर याद रखिएगा बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चूज टू बी हेल्दी। हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ जो है सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखना है, क्योंकि यही क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। आपके पास 4 सब्जेक्ट है, आप सोचते होंगे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो है बायोलॉजी है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, नहीं, इससे बड़ा है, सबसे बड़ा आपका है HPCB और HPCM मान के चलिए। और H इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि यही क्वालिफाइंग है। कितना भी तैयारी हो तुम्हारी पीसीबी की, कितनी भी तैयारी तुम्हारी पीसीएम में हो, अगर आप हेल्थ गड़बड़ा गया तो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो हेल्थ इज द बेस्ट सब्जेक्ट टू बी केयर अबाउट। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में केयर करना है, तो चूज टू बी हेल्दी फर्स्ट। इसलिए हम रेगुलरली आपको अपने टाइम में, भले वो आप आधा घंटा एक्सरसाइज करते हो ना, उसमें भी एक बॉक्स जो है आधा भर दो। 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो तो लगा दो एक क्रॉस लगा दो उसमें हेल्थ के लिए, एक क्रॉस उसमें बॉक्स में, यहाँ पर जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स बनाए हैं हमने यहाँ पर, इसमें एक क्रॉस सुबह सुबह मॉर्निंग का हेल्थ के लिए करो और लिख दो H, हेल्थ के लिए दिया, लिख दो उसमें। मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करता, मैं बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करता कि आप हेल्थ के लिए क्यों लिख रहे हो, पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए लिखो। और कुछ बच्चों का प्रश्न था कि सर जो हम क्लासेस करते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं तो कोई टेंशन नहीं, जब सेल्फ स्टडी करते हो तो S लिख दो और जब क्लासेस करते हो तो C लिख दो, उसमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। पढ़ाई है, वो भी पढ़ाई है, क्योंकि आप अब ये वो जमाना नहीं रहा कि जाकर के हम ऑफलाइन क्लासेस में बैठे हैं और उनको फिर हम वहां पे लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, आधा सुन रहे हैं आधा लिख रहे हैं, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है यहाँ पर सिचुएशन है कि आप चुपचाप लिखिए, आप समझिए, और आपको लिखा लिखाई चीजें तो मिल ही जा रही हैं। नोट्स बना लीजिए, बाद में जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो उसमें नोट्स जरूर बनाइए। मैं नोट्स के लिए हमेशा आपको कहता हूं क्योंकि आपके पास PDF की बाढ़ आ चुकी है, आपके पास कंटेंट की बाढ़ आ चुकी है, इसलिए नोट्स अपना जरूर बनाइए और एक साइड में पेज पे लिखिए, एक साइड में छोड़ दीजिए, जिससे कि उससे संबंधित कोई भी चीज आपको लिखना हो तो वो सादा पेज आपके पास रहे। क्योंकि होता क्या है, कहीं कुछ लिख देते हो, कहीं कुछ लिखते हो, ढूंढते रहते हो, तुम लोग का ढूंढने में ज्यादा टाइम जाता है, इसलिए क्या करो, एक पेज पर लिखो और एक पेज पर छोड़ दो, ये ढूंढने का टाइम तुम्हारा नहीं जाएगा। और जब भी कोई चीज नया चीज मिलती है तो इसी में डाल दो उसमें, ठीक है ना, तो आपको ढूंढने का टाइम नहीं रहेगा। चलिए, कुछ 16 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, गार्जियंस बहुत सारे हमारे पास आते रहे हैं और उनकी क्वेरी होती रही है, तो उनकी सारी जो समस्याएं थी वो दूर हो चुकी हैं, और दूर हो चुकी है उसने दूर किया है अनअकैडमी ने, और अनअकैडमी का ये प्रयास बहुत शानदार है। आप अपने गार्जियंस को जरूर बताइए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अब खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि भाई गोल्डन टाइम है स्टूडेंट के लिए, इतना शानदार चीज अनअकैडमी के द्वारा उनको मिल रहा है जो बहुत बेहतरीन है। ये पॉइंट्स हैं जो कि इनको फ्रीडम के साथ सारे क्वेश्चन पूछने की आजादी है, लाइफ की इन्वायरमेंट है, अपना टीचर चुनने की आजादी है, एक से ज्यादा टीचर से पढ़ने की आजादी है। वाह क्या बात है, वेरी नाइस। चलिए, हमारा कॉम्बैट जो कि ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन, हर तरह से तुमको सपोर्ट है, हर तरह से, यानी तुम्हारा एग्जाम जो है ऑल इंडिया लेवल पर हो रहा है। आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो भी ऑल इंडिया लेवल पे ही होनी चाहिए। आपका जो टेस्ट होता है वो ऑल इंडिया लेवल पर होता है। देखिए, एग्जाम जब हमारा ऑल इंडिया लेवल पर है तो क्यों ना हमारा टेस्ट भी ऑल इंडिया लेवल पे हो, अगर हमारा एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे है तो टेस्ट भी हमारा ऑल इंडिया लेवल पे होना चाहिए, अदरवाइज हमारी तैयारी जो है वो अधूरी रहेगी हमारी तैयारी हमारी पूरी होनी चाहिए। इसलिए जरूरी क्या है बच्चे कि आपका एग्जाम जिस तरह से होने वाला है उसी तरह से आपका टेस्ट भी हो। तो टेस्ट जो है बेटा, इंडिया के सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा बच्चों के साथ आपका टेस्ट होता है, जिससे आप अपनी रैंक, अपना रेटिंग सब कुछ देख पाते हैं। तो ये बहुत ही शानदार है, इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता आपके लिए, ठीक है। तो गूगल प्ले से आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेंगे और फिर उस पर क्या करेंगे, आप टेस्ट पर जाएंगे और टेस्ट पे जाकर के कॉम्बैट में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, कोड लगा देंगे AM001 जहां कहीं रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। चैलेंजिंग क्वेश्चन बेस्ट एजुकेटर्स, एकेडमिक एजुकेटर्स आपको देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बनाते हैं गढ़ गढ़ के, सुपर फास्ट फन द रियल टाइम रैंकिंग, मतलब जैसे जैसे तुम अपना एग्जाम टेस्ट देते हो, हर एक टेस्ट के क्वेश्चन के बाद, हर एक क्वेश्चन के बाद आपको आपकी रेटिंग, आपके रैंक सब मिलता है। रेटिंग क्या होती है, सपोज करो 20-20 क्वेश्चन हुआ, 28 क्वेश्चन में होंगे और 28 क्वेश्चन
2 बच्चों ने पूरा क्वेश्चन सही किया, अब किसको मिले, किसको ज्यादा रेटिंग मिलेगी? तो जो बच्चे जल्दी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी जिनकी होगी उनको ज्यादा रेटिंग मिलेगी। उसी के साथ उनका रैंक बनेगा, स्कोर दोनों को सेम मिलेगा। एक्यूरेसी क्योंकि दोनों ने करेक्ट किया है, एक्यूरेसी सही और गलत पर होती है, कितना आपने सही किया कितना गलत किया उसके हिसाब से आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होती है। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा वैसे ही आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा मिल जाता है बच्चों। आपके पास स्कोर, लीडर बोर्ड, रेटिंग और एक्साइटिंग अवार्ड्स भी होते हैं। अवार्ड्स क्या हैं? रैंक 1 से लेकर के रैंक 3 तक आपको मिलता है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 1 महीने का या उसी के इक्विवेलेंट अमेजॉन का वाउचर, और रैंक 4 से लेकर रैंक 50 तक 1000 का अमेजॉन वाउचर आपको मिलता है बच्चों। ये 11th और 12th और 13th क्लास के लिए है। एनरोलमेंट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा कोड AM001। कॉन्टेस्ट 60 मिनट का है, 28 क्वेश्चन होते हैं, 7 फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के। नीट की स्कोरिंग प्रोजेक्ट होती है आपके लिए, और सेपरेट कॉन्टेस्ट है 11, 12 और 13 के लिए। फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट होता है आपका अल्टरनेट संडेज के लिए। ये पिछला सिलेबस है, नया सिलेबस आएगा तो आपको दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद बैच शुरू हो रहा बच्चों, स्टार्ट हो रहा है ये जनवरी 3 से। ये आपकी उम्मीद है, आपकी उम्मीद है कि आपको 2021 में सेलेक्ट होना है, तो जरूर आप किसी ग्रुप से जुड़ जाइए, किसी ग्रुप ऑफ टीचर से जुड़िए। आप वहां पर सब्सक्रिप्शन लेकर के AM001 कोड लगा दीजिए। इससे आपका संदेशा मुझे मिल जाता है कि आप जुड़ गए हैं और आप जुड़ करके अपना काम कर रहे हैं। तो कोड लगाइए AM001 और उम्मीद बैच में जुड़ जाइए बच्चों, उम्मीद बैच में जुड़ जाइए, ठीक है। और इसमें बहुत ही शानदार एजुकेटर्स हैं, आरमणि सर, अमन कुमार सिंह सर, दीपक वसी सर और विक्रांत ग्रास सर, और साथ में हमारे प्यारे दुष्यंत सर भी हैं। दुष्यंत सर भी हमारे इसी में है, ठीक है ना। तो आप जुड़ जाइए और बहुत बेहतरीन टीचर्स के इस कॉम्बिनेशन का लाभ उठाइए। सुपर रैंकर बैच जो 28 दिसंबर से शुरू हुआ है, हो चुका है, इसके भी शानदार टीचर्स देखो, ये मैम है ऋतु मैम है, आशीष दीवान सर है, पंकज सर है, प्रदीप सर है और रोहित कुमार सर है। बहुत ही शानदार टीचर का ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभ्यास बैच जो कि 23 दिसंबर से शुरू हुआ है, नीट रिवीजन के लिए है। फटाफट जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए होंगे वो ज्वाइन कर लेंगे, अभ्यास फॉर नीट 2021, ठीक है। और ये शानदार टीचर सर मोल शर्मा सर, गौरव वर्मा सर, पंकज तलवार सर और शशि प्रकाश सिंह सर हैं। अल्फा रिवीजन जो है वो कि 15 से शुरू हो गया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतने सारे बैचेस चल रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, और आप जरूर बैच पकड़ लीजिए। अगर आपको बहुत बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस दिखाना है तो बैच पकड़ लीजिए, कोड लगाइएगा AM001 और आप एंट्री उसमें पा लीजिएगा शानदार तरीके से। ये शानदार टीचर्स हैं जो कि आप लोगों के लिए एक कंबाइंड स्टडी का प्लान लाए हैं, बहुत ही बेहतरीन। पहल बैच जो है वो 21 दिसंबर से शुरू हो चुका है। जो बच्चे इन ग्रुप ऑफ टीचर से पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर SK सिंह, आशीष दीवान सर, पंकज तलवार सर, प्रदीप टुडा सर और सौरभ शर्मा सर, वो पढ़ सकते हैं पहल बैच में, ठीक है बच्चों। हम लोग जो है सरफेस केमिस्ट्री, आज सेकेंड हमारा वो लेक्चर है सरफेस केमिस्ट्री का। पहला लेक्चर मैं आप लोगों को भेज चुका था, सरफेस केमिस्ट्री का ये सेकेंड लेक्चर हमारा है। तो सरफेस केमिस्ट्री का ये सेकेंड लेक्चर है। देखो बच्चे, लेक्चर आपके थंबनेल पर हो सकता है लेक्चर का नंबर कुछ और हो, लेकिन सिर्फ एक लेक्चर इसके पहले हुआ है हमारा, और ये दूसरा लेक्चर है, सेकेंड लेक्चर हमारा है ये। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पहला लेक्चर इसके पहले हुआ है। जो भी लेक्चर आपके उसका नंबर जो भी लिखा हो, क्योंकि कभी कभी क्लास नहीं हो पाती है तो थंबनेल पर जो हमारा नंबर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, कुछ चीजें तो पढ़ चुके थे हम लोग जो है आइसोथर्म पढ़े थे, ठीक है। फ्रेंडलिच आइसोथर्म हम लोग पढ़े थे, और ग्राफ हम लोग का ये वाला था, आप लोगों को याद आता होगा। जो बच्चे क्लास किए होंगे पिछला, उनको याद होगा कि फ्रेंडलिच आइसोथर्म कैसा था। ऐसा था फ्रेंडलिच आइसोथर्म। आइसोथर्म जो होता है बच्चे, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, थर्मल से, है ना, थर्मोमीटर कहते हैं हम लोग, थर्मोमीटर। तो इधर हम लोग रखते हैं x/m। x/m का मतलब होता है मास ऑफ द एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब्ड टू द मास ऑफ द एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट, देखो एडजॉर्बेट मैं उल्टा बोल दिया ना, एडजॉर्बेट जो होता है वो एडजॉर्ब होता है, और एडजॉर्बेंट जो होता है जिस पर वो एडजॉर्ब होता है, ओके। तो मास ऑफ द एडजॉर्बेट, ये है एडजॉर्बेट, मास ऑफ द एडजॉर्बेट। तो हम उसको एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्बेट लिख रहा हूं, मास ऑफ एडजॉर्बेट अपॉन ये क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट,
मास ऑफ एडजॉर्बेंट, जो एडजॉर्ब कर रहा है, तो मास ऑफ एडजॉर्बेंट अपॉन मास ऑफ एडजॉर्बेंट, तो ये दो चीज होती है बच्चों, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है बच्चे, ये अगर हम प्रेशर देखते हैं तो यही होता है हमारा, और प्रेशर जो हमारा x बाई एम है वो प्रोपोर्शनल टू p के पावर 1 बाई एन होता है, जिसकी वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन माने, यहाँ से यहाँ तक हम कर्वी लाइन माने, यहाँ से यहाँ तक हम पैरेलल लाइन माने कांस्टेंट, तो यहाँ से यहाँ तक ए बी, ये बी सी और ये सी डी, ऐसे तो तीनों जगह पे अलग अलग है। यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे मान लो हम अगर कांस्टेंट लगाते हैं तो p, यानी 1 बाई एन की वैल्यू यहाँ पे क्या गई, 1 आ गई, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे होता है x बाई एम इज इक्वल टू k p के पावर 1 बाई एन, और यहाँ पे p पर निर्भर ही नहीं करता, x बाई एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे p पर यहाँ पे निर्भर ही नहीं करता, तो यहाँ पे क्या है, p के पावर 0 है, यहाँ p के पावर 1 है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ए बी वाला सिचुएशन है, ए बी वाली सिचुएशन है, यहाँ पे 1 बाई एन इज इक्वल टू 1 हो गया। जो बीसी वाली सिचुएशन है, यहाँ पे 1 बाई एन जो है 1 बाई एन ही है, और जो सीडी वाली सिचुएशन है वहां पे 1 बाई एन इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 1 बाई एन इज इक्वल टू 1 यानी इंप्लाइज दैट एन इज इक्वल टू 1 और इंप्लाइज दैट एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो 1 और इनफाइनाइट के बीच में ये सिचुएशन होती है, ठीक है बच्चों। तो 1 बाई एन की, अगर ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 बाई एन की वैल्यू कहां से कहां तक डिपेंड करती है, 1 बाई एन की वैल्यू कहां से कहां तक डिपेंड करती है, तो कहोगे 0 से लेकर के 1 तक डिपेंड करती है। और एन की वैल्यू कहां से कहां तक डिपेंड करती है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इस फार्मूले में ये दे देता है कि जो हमारा जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू द पावर 1 बाई एन, एंड 1 बाई एन की वैल्यू कहां से कहां तक डिपेंड करती है। तो 1 बाई एन की वैल्यू पूछेगा तो 0 से 1 तक ये जो है चेंज होती है, ओके। और एन की वैल्यू पूछेगा तो 1 से इनफाइनाइट। आप देख सकते हैं साफ साफ, इसको ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। आगे देखिए, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस। इसके पहले जो हमने सीखा है, जो सीख रहे थे, वो गैस का एडजॉर्प्शन था सॉलिड पर। किसका था, गैस का एडजॉर्प्शन था सॉलिड के ऊपर। अब क्या है, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस। सॉलिड एडजॉर्बेंट कैन एडजॉर्ब सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशंस। सॉलिड एडजॉर्बेंट को आप डालते हो, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि जब हम मिश्री बनाते हैं, यानी जो हमारा जो शुगर केन शुगर को हम जब डालते हैं कढ़ाई में, और कढ़ाई में जो है वो उसको खौलाते हैं, तो वो बिल्कुल ब्राउनिश सा होता है, और ब्राउनिश सा होता है वो कलर, ठीक है ना। जब शुगर केन से हम उसको बनाते हैं तो उस पर क्या करते हैं, सॉलिड एडजॉर्बेंट यानी एनिमल चारकोल डालते हैं, जिससे कि वो सब सारा कलरिंग मटेरियल को एडजॉर्ब कर लेता है अपने ऊपर, और उसको छान के निकाल देते हैं, जिससे कि वो फिर वो कलर जो है उसका जो है बिल्कुल साफ रहता है, और बाद में वो क्रिस्टलाइज करके बिल्कुल व्हाइट मिश्री जो हम लोग खाते हैं वो बनता है, राइट। तो सॉलिड एडजॉर्बेंट जो होता है बच्चे, सॉलिड एडजॉर्बेंट वो सोल्यूशन से सोल्यूट को एडजॉर्ब कर लेता है। ध्यान से, सॉलिड एडजॉर्बेंट कैन एडजॉर्ब सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन। सोल्यूशन से सोल्यूट को एडजॉर्ब कर लेता है। ये बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सॉलिड एडजॉर्बेंट कैन एडजॉर्ब सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन। This property is used in removing, देखो, coloring material from the solution of organic compounds. Activated charcoal is used to remove coloring materials from the sugar solution. Activated charcoal use करते हैं, animal charcoal भी वही होता है। Freundlich isotherm is also applicable to the adsorption from solutions. तो हम जो गैस में सॉलिड के ऊपर गैस का जो हम कर रहे थे एडजॉर्प्शन, उसमें फ्रेंडलिच आइसोथर्म था, तो यहां पर भी फ्रेंडलिच आइसोथर्म आता है सोल्यूशन के लिए भी। सिर्फ एक ही चेंज है कि उसमें प्रेशर था, यहाँ पे कंसंट्रेशन, बस ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसमें प्रेशर था, यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन। एक्स जो है मास ऑफ द सोल्यूट एडजॉर्ब है, और ऑब्वियसली एम जो है मास ऑफ द एडजॉर्बेंट है। एक्स बाई एम क्या है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी मास ऑफ द सोल्यूट एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट। सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन सोल्यूशन। अब इसको लॉग अगर ले लेते हैं तो x log x बाई एम इज इक्वल टू 1 बाई एन, जैसे हमने पहले लिया था, और प्लस लॉग के, और ये बिल्कुल वही लाइन जो आपका लाइन इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, उसको फॉलो करता है।
और एकदम सेम चीज प्लॉट अगर हम डालते हैं, प्लॉट बनाते हैं एक्स बाई एम अगेंस्ट लॉग सी, जैसे हम लॉग एक्स बाई एम और लॉग पी के बीच बनाए थे, ठीक है ना, तो ये होता है। और इसमें जो है द above इक्वेशन होल्ड गुड फॉर द रेंज ऑफ फॉर स्मॉल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा रेंज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। द इक्वेशंस फॉर एब्जॉर्प्शन of the solute from the solution gives better result than equation for the adsorption of gases। तो देखिए the equation for adsorption of the solute from solution gives better result than the equations for the adsorption of gases by the solids। यानी इसके पहले जो आप गैस का सॉलिड में पढ़े थे उससे बेटर रिजल्ट ये देता है। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग नोट करेंगे, ये सब चुनिंदे बागवानों से लाई हुई नोट्स है जो आपको जरूरत चाहिए। तो द इक्वेशंस, इसको आप नोट करेंगे कि द इक्वेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी फ्रेंडली इक्वेशन किसके लिए ज्यादा अच्छा होल्ड करेगा, गैस का सॉलिड के ऊपर या फिर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के लिए। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के लिए ज्यादा अच्छा होल्ड करेगा कौन, फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन, क्या क्या एग्जांपल से देख लीजिए फटाफट। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है इन वाटर इज शेकन विथ चारकोल, a part of acid get adsorbed by the charcoal and the concentration of acid in the solution decreases। यानी कंसंट्रेशन कम हो जाता है क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है। द लिटमस सोल्यूशन इज शेकन विथ चारकोल बिकम कलरलेस, यानी सारा पिगमेंट चारकोल खा लेता है। द MgOH होल ट्वाइस, ये होल ट्वाइस है, जेड नहीं है, होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट गिव्स ब्लू कलर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेसान रिएजेंट। The color is due to the adsorption of magnesium on the MgOH precipitate, ठीक ना। तो मैग्नेसान एजेंट है वो जो है पीपीटी को, जो हमारा MgOH होल ट्वाइस पीपीटी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए कलर खत्म आता है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड फॉर द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। कौन कौन से एब्जॉर्ब, देखो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ध्यान से समझिएगा। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है टेम्परेचर के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन घटेगा। दूसरा, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट, यानी अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाते हो तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। ये पूछता है, ये खूब पूछता है कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है और कैसे कैसे करता है, ये याद रखो। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है और कैसे कैसे करता है। तो डिपेंड किस पे करता है ये भी पूछता है और कैसे कैसे करता है ये भी पूछता है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यस करता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और सरफेस एरिया पे हाँ बिल्कुल करता है, एब्जॉर्बेंट के सरफेस एरिया पे करता है, और एब्जॉर्बेंट का सरफेस बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, यस करता है। और डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चारों चीजें पूछी गई हैं कई बार आपके एग्जाम में कि जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर करता है, सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट पे करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन पे करता है, और नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट पे भी करता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आता है एब्जॉर्प्शन आइसोबार। अभी तक हम लोग एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ रहे थे जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे था, अब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन आइसोबार, जहां पे आइसोबार आ जाए वहां पे कांस्टेंट प्रेशर की बात होती है। एब्जॉर्प्शन is an exothermic process while desorption is an endothermic process। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में न्यू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनते हैं, इसलिए थोड़ी हीट रिलीज होती है। फिजिजॉर्प्शन में यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कम एनर्जी रिलीज होती है, और केमिजॉर्प्शन यानी केमिकल एब्जॉर्प्शन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन डीजॉर्प्शन जो कि उल्टा है एब्जॉर्प्शन का, उसमें हमको एनर्जी लगानी पड़ती है, टेम्परेचर देना पड़ता है, तब वो जो भी चीज एब्जॉर्ब है वो तब निकल जाती है सरफेस को छोड़ करके। लेकिन ये चीज क्या होता है, केमिजॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि केमिजॉर्प्शन में परमानेंट हमारा केमिकल बॉन्ड बन गया होता है, राइट। इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, और अगर आपको डिजॉर्प्शन कराना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, शायद न भी निकले, क्योंकि वहां पे सरफेस कंपाउंड बन जाता है। केमिजॉर्प्शन में क्या बनता है बच्चों, सरफेस कंपाउंड बनता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन जब फिजिजॉर्प्शन होती है तो उसमें सरफेस कंपाउंड नहीं बनता, उसमें वीक वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो मल्टी लेयर होता है। यहाँ पे समझिएगा, फिजिजॉर्प्शन में एक से ज्यादा लेयर होते हैं। बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे सोचते हैं कि फिजिजॉर्प्शन तो बहुत वीक वांडर वाल फोर्स से जुड़ा होता है, बहुत कम एनर्जी निकलती है, तो वो क्यों मल्टी लेयर होगा।
और सोचते हैं कि भाई जो हमारा केमी जॉब्सन जिससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है उसमें मल्टी लेयर होगा, लेकिन ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, केमी जॉब्सन में एक ही लेयर होती है और फिजिक्स ऑप्शन में भले वो वीक है लेकिन कई लेयर हो सकती है, क्योंकि वो वहां पे केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। जबकि केमिज ऑप्शन में सरफेस पर कंपाउंड बन गया है, अब वो बॉन्ड वैलेंसी बची ही नहीं है, तो कहां से कोई और लेयर आएगी, राइट। और फिजिक्स ऑप्शन में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसलिए लेयर के ऊपर लेयर चढ़ सकती है और वो वन डायमेंशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हो सकती है, ठीक है। तो फिजिक्स ऑप्शन मल्टी लेयर बनाता है और केमिज ऑप्शन जो है वो सिंगल लेयर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस और डिसऑर्प्शन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू द ली चैटलर प्रिंसिपल, एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। सही बात है, टेम्परेचर घटाओगे तो जो चीज देखो, जो प्रोसेस आग उगलता है, मैं बार बार ये बोलता हूं, जो आग उगल रहा है उसको आग मत देना, जो हीट उगल रहा है उसको हीट मत देना, उसका हीट कम करना, तभी वो क्या करेगा, अपना काम करता चल जाएगा, उगलता चल जाएगा। क्योंकि जब वो, अगर आप हीट जो उगल रहा है उसको हीट दोगे तो वो बैक चल जाएगा, वो बैकवर्ड हो जाएगा। तो जो प्रोसेस हीट उगल रही है उसको हीट मत दीजिए, प्रोसेस हमको करवाना है, प्रोसेस हमको करवाने के लिए, मान लीजिए कोई हीट उगलने वाली प्रोसेस है और ठीक है, उसको करवाना ही है हमको। अब जितने सारे बहुत सारे रिएक्शंस हैं, हैबर प्रोसेस है, उसमें हीट निकलती निकलती है, तो हमको उसको थोड़ा ठंडा करना चाहिए, जैसे कि वो हैबर प्रोसेस में अमोनिया का फॉर्मेशन होता रहे, यानी अमोनिया का फॉर्मेशन हीट उगलने वाला प्रोसेस है, हीट उगलने वाला प्रोसेस है, तो हमको उसको हीट देना चाहिए क्या, अगर हीट और दोगे तो अमोनिया का फॉर्मेशन रुक जाएगा। तो कोई भी चीज, अगर कोई भी रिएक्शन हीट उगलता है यानी हीट को निकालता है अपने अपने से, तो उसको हीट और दोगे तो वो रिएक्शन नहीं होगा। उसको होने देने के लिए आपको हीट को यानी उसको ठंडा करना पड़ेगा, ठीक है भाई तुम ठंडे हो जाओ, फिर वो निकालेगा, फिर ठंडे हो जाओ, फिर निकालेगा, लेकिन उसको और हीट दे दोगे तो वापस बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है ना। तो कर्व इज ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग द एक्सटेंट, यहाँ पे भी हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन लेंगे और टेम्परेचर लेंगे। देखो यहाँ पे यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट था, आइसोथर्म में टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे हम यहाँ पे काम करते हैं, यानी प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। प्रेशर कांस्टेंट पे कैसे रख सकते हो, प्रेशर कांस्टेंट कैसे रख सकते हो, आप जो है ओपन एयर में जब काम करते हो, आप ओपन एटमोस्फेयर में काम करते हो, हमारे जैसे मान लो कि हमने ओपन हमारा इंस्ट्रूमेंट ओपन है, तो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर का ही उस पर एक कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे काम करना इजियर है, क्योंकि आपने क्या किया, उस पर कोई हमको इक्विपमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा नेचर ही हमारा इक्विपमेंट है जो कांस्टेंट प्रेशर को बनाए रखा हुआ है, ठीक है। द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, देखो एडजॉर्प्शन आइसोबार, आइसोथर्म हो गया हमारा, अब हम आइसोबार पढ़ रहे हैं। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, तो आइसो मतलब समान, एक समान, और बार मतलब प्रेशर, ठीक है। आइसो मतलब समान और थर्म मतलब टेम्परेचर, तो आइसोथर्म में टेम्परेचर कांस्टेंट था, आइसोबार में प्रेशर कांस्टेंट है, इजी है। द नेचर ऑफ द एडजॉर्प्शन आइसोबार इज डिफरेंट फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। बड़ी शानदार बात है, बहुत प्यार से आपको क्वेश्चंस के साथ साथ मैं सब चीज बताऊंगा, और मेरा ये दावा है कि आप ये नोट्स पढ़ लेंगे और ध्यान से पढ़ लेंगे। अगर इससे क्वेश्चन नहीं आता है तब आप बोलना, एक एक क्वेश्चन आपका आएगा। और पहले मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके लिए नीट 2021 का इंतजार करो, इसके लिए आप क्या करो, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लो, सब नोट्स से मेरे आएंगे, इसी नोट से क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे के सारे। जो हम क्विज कराएंगे, जो हम टैग टॉप करेंगे, वो भी इसी में से क्वेश्चन आएंगे। बस आपकी नजरें होनी चाहिए, आपकी आईज होनी चाहिए कि आप उसको सब पहचान लो। तो मैं बार बार आपको समझाता रहता हूं कि हम लोग क्वेश्चन के जरिए ये जान पाते हैं कि हमारे हमारे हमको थ्योरी कैसे पढ़नी चाहिए। जब क्वेश्चन बार देख लेते हो, किसी को गो थ्रू चले आते हो कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको फिर थ्योरी पे आना चाहिए। तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, आए पूछे हुए क्वेश्चन, अगर आपको कोई चीज को जल्दी तैयार करना है, कोई चीज को स्मार्टली तैयार करना है, तो आप क्या कीजिए, पहले क्वेश्चन को देख डालिए, क्वेश्चन को देख डालिए, और क्वेश्चन देख लोगे तो फिर आप उस पर जो है आप आराम से उस पर तैयारी करने के लिए आप फिर थ्योरी पढ़ पाओगे। तो ये बहुत आसान चीज है। चलिए, द नेचर ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोबार इज डिफरेंट फॉर फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन, यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए और केमिजॉर्प्शन के लिए, दोनों के लिए आपका क्या है ये
अलग अलग आपका ये होता है, ठीक है ना, ये अलग अलग नेचर शो करता है। ओके बच्चे, तो आप देखेंगे इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब आप समझना, क्योंकि आप वहां पर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना हुआ है, वहां पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना हुआ है। टेम्परेचर जैसे आप इंक्रीज करोगे तो क्या करेगा, उड़ने लगेगा, यानी फिजिकली एब्जॉर्ब है, सिर्फ वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। गैस एब्जॉर्ब हुआ है किस पर, सरफेस पर। आप चारकोल को एक्टिवेट करते हो, एक्टिवेटेड चारकोल कैसे बनाते हो, वैक्यूम में उसको हीट कर देते हो, कोयले कोल को आप वैक्यूम में हीट कर देते हो, तो सारे उसके जो एक्टिव साइट्स हैं जिस पर गैस बैठी हुई थी वो सारी गैस निकल जाती है, उड़ जाती है। तो वो फिर से क्या होता है, उसके एक्टिव साइट्स ओपन हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाता है फिर से एडजॉर्प्शन करने के लिए। तो उस पर गैस का सॉलिड के ऊपर फिजिज ऑप्शन हुआ रहता है, फिजिज ऑप्शन यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन, सिर्फ वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रहता है। तो क्या होता है, हीट करते हो निकल जाता है, उड़ जाता है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस पर, है ना, वो उड़ गया। तो ये बार बार होता रहता है और ये रिवर्सिबल बोलते हैं। फिजिज ऑप्शन क्या होता है, रिवर्सिबल हो सकता है। इन केमिज ऑप्शन आप ध्यान सुनिएगा, केमिज ऑप्शन एक्स बाई एम पहले इंक्रीज करता है इनिशियली टेम्परेचर के साथ साथ और बाद में फिर डिक्रीज करता है। ये बड़ी शानदार बात थी। इट इज बिकॉज अब केमिज ऑप्शन में क्या है, देखो यहाँ पर फिजिज ऑप्शन में लगातार घटते आता है, देखो ये ग्राफ देखो लगातार घट रहा है। केमिज ऑप्शन में पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। मैं अपने लेक्चर पहले लेक्चर में भी इसकी चर्चा किया था, ठीक ना। तो केमिकल बॉन्ड देखो, किसी भी केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, जैसा कि हम जान रहे हैं केमिज ऑप्शन बोल रहे हैं या केमिकल एडजॉर्प्शन बोल रहे हैं, तो केमिकल एडजॉर्प्शन में एक्चुअल बॉन्ड बनता है, एक्चुअल केमिकल बॉन्ड बनता है किसके किसके बीच, हमारे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच। एडजॉर्बेट जो कि आ रहा है एडजॉर्ब होने के लिए, एडजॉर्बेंट जिस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है। मैं बार बार क्लियर करता हूं कि आपको ध्यान रहे, कान में गूंजे आपकी। तो एडजॉर्बेट जो है एडजॉर्बेंट के साथ क्या करता है बच्चे, बोलो। एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेट जो है वो स्टेशनरी फेज एक तरह से, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग स्टेशनरी फेज वगैरह क्या होता है। तो एडजॉर्बेट जो है वो रुका हुआ फेज है और ये मूविंग फेज आकर के इस पे एडजॉर्ब होता है। कौन, एडजॉर्बेंट जो है वो स्टेशनरी फेज है, एडजॉर्बेट नहीं, एडजॉर्बेंट जो है वो स्टेशनरी फेज है और एडजॉर्बेट जो आके एडजॉर्ब हो रहा है वो मूविंग फेज है, कह सकते हो, है ना। तो वो आकर के उस पर एडजॉर्ब होता है और केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो टेम्परेचर जब केमिकल बॉन्ड बनता है बच्चे, तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है किसी भी केमिकल बॉन्ड को, अगर वो भले ही एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एंडोथर्मिक रिएक्शन हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, शुरू में उसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए अपने को थ्रेशोल्ड तक लाने के लिए। थ्रेशोल्ड तक लाने के लिए, थ्रेशोल्ड तक आ जाएगा, रिएक्शन शुरू हो जाएगी, तो बाद में जो होना होगा सो होगा। तो इसलिए क्या होता है, केमिज ऑप्शन करती है पहले टेम्परेचर जब बढ़ाते हो, देखो ध्यान से, इन केमिज ऑप्शन इट इनिशियली जो होती है इंक्रीज करती है बच्चों, इनिशियली इंक्रीजेस। तो मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करके तब मैं आपको बताता हूं। तो एक्स बाई एम इंक्रीजेस इनिशियली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। और फिर क्या होता है, देन डिक्रीजेस बिकॉज इन केमिज ऑप्शन a surface compound is formed and it requires some activation energy। surface compound बनता है यानी केमिकल बॉन्ड बनती है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, उसी से सरफेस पर एक कंपाउंड बनता है जिसको हम सरफेस कंपाउंड कहते हैं। सरफेस पर कंपाउंड बनता है जिसको हम सरफेस कंपाउंड कहते हैं और इसके लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान रखिएगा इसको। सिंस द नेचर ऑफ कर्व आर डिफरेंट फॉर फिजिज ऑप्शन, तो पूछा था है नेचर ऑफ कर्व क्या होता है। अगर हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और ध्यान से एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और एडजॉर्प्शन आइसोबार का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, यही पूछा जाता है कभी कभी। तो देखिए दोनों के लिए हमारा क्या होता है कर्व। अगर आइसोथर्म की बात करेंगे तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो फिजिज ऑप्शन और केमिज ऑप्शन दोनों के लिए एक ही जैसा होता है, लेकिन एडजॉर्प्शन आइसोबार जो होता है वो फिजिज ऑप्शन और केमिज ऑप्शन के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। and these isobar are using for distinguishing केमिज ऑप्शन एंड फिजिज ऑप्शन। तो जब आप कर्व बनाते हो, ग्राफ बनाते हो, आप चेक करते हो कि पहले चलो भाई टेम्परेचर अब इतना कर दिया, टेम्परेचर अब इतना कर दिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ आप जब एडजॉर्प्शन का नेचर देखते हो कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कितना हो रहा है और उस पर ग्राफ बनाते हो, तो ग्राफ के कर्व से ही समझ जाते हो कि केमिज ऑप्शन हो रहा है या फिर ये फिजिज ऑप्शन हो रहा है।
अगर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो भाई हमारा जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कम होता जा रहा है लगातार, आपके जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपने लैब में लगातार कम होता जा रहा है, तो आप देखते हो कि ये ग्राफ ऐसे जा रही है, इससे समझ आते हो भैया ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसके ऊपर। तो इसका मतलब ये जो एब्जॉर्बेंट है और जो एब्जॉर्बेट है ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए वैलिड है आइसोबार में, ठीक है ना। और यही चीज आप करते हो तो पहले स्टार्टिंग में बढ़ता है फिर घटता है, तो आपका वो सब वहां पर केमिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इससे हम पहचान जाते हैं। एब्जॉर्प्शन आइसोस्टर, ध्यान से समझिएगा, एब्जॉर्प्शन आइसोस्टर यानी इस पे अब क्या होता है बच्चे, ये जो x बाई एम है ना वो यानी हमारा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट होता है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट होता है, ये समझिएगा। एब्जॉर्प्शन वी नो दैट एब्जॉर्प्शन आइसोस्टर क्या होता है, वी नो दैट एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ाते हो तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, और एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। केमिकल ऑप्शन में पहले बढ़ता है बाद में तो घटता ही घटता है, तो हम कह सकते हैं डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो अब देखो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड वी वांट टू कीप द x by m कांस्टेंट देन द प्रेशर शुड आल्सो बी इंक्रीज। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर भी बढ़ाओ जिससे कि वो कांस्टेंट रहे, यानी हमको क्या चाहिए, हमको ये कांस्टेंट चाहिए, हमको जो x by m है ये कांस्टेंट चाहिए, तो हमको दोनों को साथ साथ बढ़ाना पड़ेगा। तो 10 इफ द वैल्यू ऑफ x by m कांस्टेंट द ग्राफ बिटवीन p एंड t विल बी स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन आइसोस्टर। तो एब्जॉर्प्शन आइसोस्टर क्या होता है, ऐसा ग्राफ प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में खींचा गया ग्राफ जिसमें x by m कांस्टेंट होता है, उसको हम एब्जॉर्प्शन आइसोस्टर कहते हैं, ये ध्यान रहे। कंपीटिंग एब्जॉर्प्शन, कंपटीशन हो गया, कंपटीटिव एब्जॉर्प्शन यानी कंपटीशन हो गया बच्चे, यहां पर जो आप कर रहे हो, जो मेहनत करेगा आगे जाएगा, ठीक है जी, बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। चारकोल कंटेन्स एडजॉर्ब गैसेस, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि चारकोल को हम एक्टिवेटेड चारकोल कैसे बनाते हैं, उसको वैक्यूम में हीट करते हैं, वैक्यूम में हीट करते हैं तो उस पर जो एडजॉर्ब गैसेस सब निकल जाती हैं, तो वही कर रहा है चारकोल कंटेन्स एडजॉर्ब गैसेस O2 N2 एक्सेट्रा। चारकोल जो है बच्चे वो पॉइजनस गैस को एडजॉर्ब कर लेता है, इसीलिए जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर फायरमैन्स होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं, वो अपने उसमें अच्छा वाला चारकोल यूज करते हैं मास्क में, ठीक है ना, क्योंकि उनको जाना पड़ता है आग के अंदर जहां पे पॉइजनस गैसेस बनती है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो मास्क में क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो इफ दिस चारकोल इज यूज्ड इन गैस मास्क द पॉइजनस गैसेस सच एज Cl2 ammonia etc get adsorbed on the charcoal and already adsorbed gases O2 N2 etc get displaced। आप समझिएगा, बड़ा बड़ा मजेदार बात है। O2 N2 जो है वो ऑलरेडी होते हैं एडजॉर्ब, क्योंकि ऑक्सीजन भाई तो एटमॉस्फेयर में है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में है, आप मास्क लगाए हो तो उस पर वहां पे एडजॉर्ब हो गए, वहां पे उस चारकोल पे एडजॉर्ब हो गए। लेकिन अगर उससे ज्यादा कोई पॉइजनस गैस आती है तो वो क्या करती है, इनको हटा करके खुद वहां पर एडजॉर्ब आती है। ये एक इनकी एडजॉर्बेबल जो टेंडेंसी होती है, स्ट्रांगली जो एडजॉर्बेबल होते हैं, वो जो वीकली एडजॉर्बेबल है उनको हटा करके खुद एडजॉर्ब आते हैं, ठीक है ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट strongly adsorbable substance displaces a weakly adsorbable substance। बच्चा भाई हर जगह कहानी वही है, हर जगह कहानी वही है, गरीब को सब सताते हैं ना, इसलिए गरीब नहीं बनना है। गरीब का मतलब कम नॉलेजेबल नहीं बनना है, मेहनत करना है, मेहनत से आप क्या बनते हो, आप अमीर बनते हो। अमीर और गरीब में डिफरेंस यही है बच्चे। देखिए एक बात समझ लीजिए, इसको गलत मत समझिएगा कहीं से भी, जो जिस हालत में है उस हालत का जिम्मेदार उसका कर्म है या उनके लोगों का, उनके पूर्वजों का। मेरे कहने पूर्वजों का मतलब यही है कि जैसे मैं मान लीजिए हूं, मैं अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो मैं ये तो कर सकता हूं ना कि मैं अपने आने वाले डिसेंडेंट्स के लिए मैं क्या करूंगा, मैं उनको अच्छे से पढ़ा कैसे पाऊंगा, मैं उनको वो सारी फैसिलिटीज पढ़ने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं उनको बड़ी गाड़ी और ये कर दूं, कभी नहीं, मैं इसकी बात नहीं करता, मैं इसके पक्षधर भी नहीं हूं, लेकिन उनको मैं वो संभावनाएं कैसे दे पाऊंगा, उनको वो संभावनाएं कैसे मिल पाएंगी, राइट। तो संभावनाएं देने के लिए जरूरी क्या है कि मैं मेहनत करूं। तो इसलिए आप जब कंपटीशन में आते हो तो आप मेहनत करते हो, और आप जब भी आप ये मानो ये तो इम्प्लाइड है, जब तुम सिलेक्शन ले रहे हो तो तुम क्या किए हो, तुम किसी न किसी को रिप्लेस किए हो, वो जो उसके काबिल था लेकिन तुमने उससे ज्यादा मेहनत किया और उसको रिप्लेस किया। ये मानते हो कि नहीं मानते बात को, ये मानते हो कि नहीं मानते बात को। जब तुम सिलेक्शन लोगे तो डेफिनेटली उस जगह पे किसी और का नाम लिखा रहा होगा पहले, लेकिन तुमने उससे ज्यादा अपने आप को प्रूव किया, उससे ज्यादा अमीर बनाया अपने आप को, अमीर बनाया कंटेंट में, अमीर बनाया डिसिप्लिन में, अमीर बनाया अपने आप को पढ़ाई लिखाई में, अमीर बनाया अपने आप को
जो है हर चीज के लगन में, तब आपने क्या किया, उसको वहां से डिस्प्लेस कर दिया। तो जब आप अपने आप को लगन में अमीर बनाते हो, अपने आप को डिसिप्लिन में अमीर बनाते हो, अपने आप को हर तरह से अमीर बनाते हो पढ़ाई लिखाई में, तो वो आप क्या करते हो, सिलेक्शन लेते हो उस बच्चे का जो बच्चा आपसे कम अमीर था। राइट, आई बस समझ में? तो यही बात है। तो इसी तरह से जो इनका जो मोर एब्जॉर्बेबल गैसेस होती हैं, वो वीकली एब्जॉर्बेबल जो है वीक बाउंड सब्सटेंस को डिसॉर्ब कर देती हैं, डिसॉर्ब। ठीक है, तो वीकली बाउंड सब्सटेंस गेट डिसॉल्व फर्स्ट। चलिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट if a solid adsorbent is placed in a container containing a mixture of gases, the more adsorbable gas gets adsorbed to great extent that what is the partial pressure indicates। और पार्शियल प्रेशर इंडिकेट करता है, उनका पार्शियल प्रेशर बहुत तेजी से कम हो जाएगा। ये समझना बात को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर किसी गैस का सपोज करो कि CO2 गैस थी, मैं थोड़ा सा डार्क पेन ले लूं, सपोज करो गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है और गैस डी, और सबका अपना अपना पिनॉट ए, यानी जब अकेले थे, पिनॉट ए इसका है मान लो 100, इसका पिनॉट बी जो है वो है 80, इसका पिनॉट सी क्या है 120, और इसका पिनॉट डी क्या है वो मान लो है आपका 150, ऐसे। और क्या किया गया, अब ये अलग अलग थे, अब इनको क्या किया गया, आपने एक साथ रख दिया जो कि नॉन रिएक्टिव है, ए बी सी डी रख दिया, और इसमें क्या बंद कर दिया, यहाँ पे चारकोल रख दिया, और इनका पार्शियल प्रेशर आपने मेजर करना शुरू कर दिया, एबीसीडी का पार्शियल प्रेशर मेजर करना शुरू कर दिया, पार्शियल प्रेशर मेजर किया। तो जब पार्शियल प्रेशर मेजर किया तो पीए आया आपका 50, पीबी आपका आया 50, और पीसी आपका आ गया 50, और पीडी आपका आ गया 50। अब आपको बताना है कि एबीसीडी गैस में से सबसे बढ़िया एडजॉर्बेबल कौन है। सब बराबर हैं, सारे बराबर हैं, या आपको ऑर्डर में बताना पड़ेगा कि ऑर्डर में कि क्या है, इनका एडजॉर्प्शन टेंडेंसी के ऑर्डर में इनको अरेंज कीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो आप चाहो कर लो। ठीक ना, एग्जाम में जैसा पूछेगा वैसा करना, लेकिन अभी तो मैं बना के नहीं दिया हूं, तो आप बता सकते हो। तो एबीसीडी जो गैसेस है, इनकी जो एडजॉर्बेशन टेंडेंसी है, इनका जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, उसमें आप करेंगे। ठीक बच्चों, तो बताएंगे, थोड़ा टाइम देता हूं आपको इसके लिए, सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूं। आप सोचेंगे, मैं बताऊंगा। कहां से कैसे क्वेश्चन बन गया देखा आपने, ये 2 लाइन से क्वेश्चन बनाया हूं मैं, किस तरह से क्वेश्चन बनता है देख लो। इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन से हमको क्वेश्चन से सीखने को मिलता है कि कैसा थ्योरी, हम किस प्रकार से थ्योरी पढ़ें और किस प्रकार से हम थ्योरी पढ़ करके उससे क्वेश्चन को निकाल दें। तो ये हमारा जो एनसीईआरटी पोस्टमार्टम सीरीज हम कर रहे हैं वो यही है, ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से मैंने बनाया हुआ है, यही पोस्टमार्टम है आपका, यही पोस्टमार्टम है एनसीईआरटी का, आपका नहीं। एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम कर रहा है जी, तुम्हारा नहीं, तुम बाद में करना। तो डॉक्टर बनना किसी को डॉक्टर बनना, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है, बताया है बच्चों ने कि सर गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, हम लोग जब सीखते रहते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, तो कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं, और गलती से कभी कभी नुकसान हो जाता है। खैर, वो प्रोसेस है सीखने का भी, तो जो जितना बढ़िया सीखे रहोगे उतना कम गलती करोगे, उतना कम पाप झेलोगे तुम लोग। जा करके मेडिकल कॉलेज में एक आदमी को टपका दोगे तो पापी हो जाओगे, इसलिए पाप ना झेलना। पाप कम झेलना है तो पहले खूब अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो।
ठीक है बच्चे, क्वेश्चन ये है कि अरेंज ए बी सी डी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्स बाई एम। एक्स बाई एम समझते हो, एक्सटेंट ऑफ एक्स बाई एम क्या है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। आपको 1 मिनट देता हूं, आप करिए, आ रहा हूं। चलिए मैं बताता हूं अब इसको। देखिए लाइन पढ़िए, इस लाइन से मालूम चल जाएगा। 2 लाइन है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट स्ट्रांगली एडजॉर्बेबल सब्सटेंस डिस्प्लेसेस ऑफ वीकली एडजॉर्बेबल सब्सटेंस, द वीकली बाउंड सब्सटेंस गेट डिसॉल्व्ड फर्स्ट। तो यहाँ पर डिसॉर्प्शन भी पूछ सकता है कि डिसॉर्प्शन का टेंडेंसी किसका ज्यादा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा, एडजॉर्प्शन का उल्टा हो जाएगा डिसॉर्प्शन, ये भी पूछ सकता है, ठीक है बच्चे। चलिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट, अब दूसरा लाइन जो इसका आंसर है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट इफ अ सॉलिड एडजॉर्बेंट इज प्लेस्ड इन a container containing a mixture of gases, the more adsorbable gas get adsorbed to a greater extent than what its partial pressure indicates। तो जिसके पार्शियल प्रेशर में ज्यादा ड्रॉप होगा, समझना, ज्यादा ड्रॉप होगा, इसका मतलब वो ज्यादा एक्सटेंट में एडजॉर्ब हो गया। तो ड्रॉप इन पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो कितना था, कहां से कहां तक था, ए कहां से कहां तक ड्रॉप हुआ, ए का 100 था, 100 से 50 हुआ, यानी ड्रॉप कितना आया, ड्रॉप इज इक्वल टू कितना आया, 50। चलिए बी का देखते हैं, बी कितना था, पहले 80 था और अब 50 हो गया, तो ड्रॉप कितना आया, 30 का ड्रॉप आया। चलिए
30 यूनिट यानी एटीएम वगैरह जो भी लिखना हो, जो भी यूनिट लिखना हो लिख सकते हो, ठीक है ना। वो तो मैंने जनरल आपको एक वो दिया है, ठीक है, जनरल आपको एक आइडिया दिया है। वो 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, कि 8 था 5 हो गया, ऐसे हो सकता है, राइट। 100 की जगह पे हम 10 दे सकते हैं, पॉइंट्स में दे सकते हैं, वट एवर, उसका कोई मतलब नहीं। सी देखिए, सी कितना था पहले, सी पहले था 120 और अब 50 हो गया, तो कितने का ड्रॉप हुआ जी, 70 का ड्रॉप हुआ। ड्रॉप कितने का हुआ, यहाँ पे ड्रॉप लिखो, ड्रॉप ही तो देखना है, किसमें ड्रॉप, प्रेशर में ड्रॉप। ड्रॉप कितना हुआ 70, और डी कितना था, डी कितना था 150 था, 150 से 50 हो गया, तो ड्रॉप कितना हो गया 100 का ड्रॉप हो गया। तो सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर का ड्रॉप किसका हुआ, 100 में ड्रॉप हुआ, 100 से, यानी पहले इतना ज्यादा वो प्रेशर लगा रहा था, इतना ज्यादा वो एक्टिव था, और उसकी एक्टिविटी क्या हो गई 150 से उसकी एक्टिविटी घट करके 50 हो गई, यानी बहुत ज्यादा जाकर के बैठ गया चारकोल पे। अगर समझ में आया होगा तो थम्स अप देना, तुम लोग समझ में आया होगा तो थम्स अप देना, ठीक है। तो अगर x बाई एम का रेशियो देखना होगा, x बाई एम का रेशियो वो देखना होगा, ऑर्डर देखना होगा, तो मैं यहीं पर जगह नहीं है, मैं यहीं पर लिख देता हूं। सबसे बढ़िया x बाई एम किसका है बच्चे, डी का है, x बाई एम सबसे बेहतरीन किसका है, डी का है, फिर सी का है, फिर ए का है, और सबसे जो कम एड्जॉर्प्शन टेंडेंसी दिखा रहा है वो है बी। तो ये बात समझ आएगी तो थम्स अप देना तुम लोग बच्चे, और इसी का डिजॉर्प्शन जो है इसी का उल्टा हो जाएगा, राइट। चलो आगे चलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं लाइन पे। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर समझा देता हूं कि आप अपने नयन चक्षु यानी अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का जो आंख है ना, अपनी आईज, वो ओपन करके पढ़ाई करो, और बुद्धि को ओपन करके पढ़ाई करोगे तो तुमको हर एक लाइन से क्वेश्चन निकल के तुम्हारे सामने नाचने लगेगा। क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग के सामने नाचना शुरू कर देगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए पढ़ाई करने का तरीका यही। चलिए, पढ़ाने का भी तरीका यही है टीचर के कि आपको ऐसा पढ़ा दे कि आप स्वयं आप एग्जामिनर बन जाइए। थिंक लाइक एन एग्जामिनर, थिंक लाइक एन एग्जामिनर, ठीक है बच्चे। इसलिए जरूरी क्या है कि आप उस तरह से सोचिए, ठीक बच्चे। चलिए, एग्जामिनर कैसा सोचता है, अगर आप वैसे सोचेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो पहले देखिए, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन इन रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर, बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है अपने घर पर। मैंने बोला है कि सरफेस केमिस्ट्री मतलब घर बार की चीज, आपके अगल बगल की चीज। तो सिलिका जेल जो है बच्चे इस्तेमाल करते हैं मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। सच ए मॉइस्चर फ्री एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग मेनी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट which might otherwise be damaged by moisture। बहुत से डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि मॉइस्चर से खराब हो जाते हैं। तो अभी मैंने अपने गिटार में जो है सिलिका जेल रख दिया है, क्योंकि गिटार के अंदर वो लकड़ी होती है, ठीक है ना, और वो लकड़ी जो है वो फिर पानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वो खराब हो जाती है, इसलिए फिर वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो जो भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब ऐसे खराब होते हैं। चलिए, इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी जो होती है बहुत शानदार रंगीन घटना है। द कंपाउंड्स आर प्यूरिफाइड एंड सेपरेटेड बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इट इज बेस्ड ऑन द एडजॉर्प्शन। तो उसमें क्या होता है, उसमें डिप करते हैं और वो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो कलर जो है वो चढ़ता है ऊपर, एडजॉर्ब करता है। तो जो जितना ज्यादा एडजॉर्ब करेगा, जिसकी एडजॉर्प्शन टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ऊपर तक एडजॉर्ब करेगा, जिसकी कम होगी वो नीचे ही रह जाएगा। तो उसमें फार्मूला लगा करके हम निकालते हैं कि किसकी एडजॉर्प्शन टेंडेंसी कैसी है। चलिए, इन सॉफ्टवेयरिंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करते हैं। आयन एक्सचेंज रेजिन्स आर यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयरिंग हार्ड वाटर। ये सब बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है। इट इज बेस्ड ऑन द एडजॉर्प्शन फिनोमेना, ठीक है। तो आयंस आप जानते हैं ना, हार्ड वाटर के आयंस अलग होते हैं और सॉफ्ट वाटर के आयंस अलग होते हैं। तो उनको जो हार्ड वाटर के आयंस हैं उनको एडजॉर्ब कर ले अगर हम, तो वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। इन गैस मास्क, एक्टिवेटेड चारकोल, इसके बारे में बता दिया हूं कि एक्टिवेटेड चारकोल यूज करते हैं गैस मास्क टू रिमूव पॉइजनस गैसेस लाइक CO2 अमोनिया। ज्यादातर ये फायर एक्सटिंग्विशर, फायर जो फाइटर्स होते हैं वो यूज करते हैं अपने मास्क में। इन क्लैरिफिकेशन ऑफ द शुगर सॉल्यूशन, ये भी डिस्कस कर दिए हैं। एनिमल चारकोल इज यूज्ड टू रिमूव कलरिंग मैटर फ्रॉम द शुगर सॉल्यूशन, जिससे कि मिश्री बनती है और चीनी बनता है। जो व्हाइट चीनी देखते हो आप, शुगर देखते हो ना, शुगर आप
एकदम सफेद चमकता हो, ऐसे बनता है। कलरिंग इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द वेजिटेबल ऑयल एंड पेट्रोलियम आर रिमूव्ड बाय यूजिंग एडजॉर्बेंट कॉल्ड फुलर्स अर्थ। ये बहुत पूछा गया है, फुलर्स अर्थ क्या होता है, इसका यूज क्या है। तो फुलर्स अर्थ जो है एक तरह का एडजॉर्बेंट है जो कि वेजिटेबल ऑयल में या और पेट्रोलियम में उसका कलरिंग इम्प्योरिटीज को निकालने में इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। वेजिटेबल ऑयल में से निकालते हैं और वेजिटेबल घी भी बनाते हैं उससे। तो वेजिटेबल घी जो आती है जिसको हम डालडा बोलते हैं, वो भी देखो व्हाइटिश होती है बिल्कुल, ठीक है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, in manufacture of chemicals, in Haber process for the manufacture of ammonia, either is Fe is used as catalyst। तो कैटलिस्ट के फॉर्म में हम यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, वो सरफेस प्रोवाइड करता है वो कि जिससे रिएक्शन हो सके। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है ना, Fe। अब ये दूसरा हो गया। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 प्लैटिनम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो फाइनली डिवाइडेड निकल इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। अभी मैंने बताया कि घी बनाने का जो प्रोसेस होता है वनस्पति घी, तो वो उस पर हाइड्रोजनेशन ही होता है। तो वेजिटेबल ऑयल का हम हाइड्रोजनेशन करते हैं और घी बनता है, वनस्पति घी बनती है। तो हमें फाइनली डिवाइडेड निकल का इस्तेमाल करते हैं। ऑल ऑफ दीज एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के एग्जांपल्स। इन एडजॉर्प्शन indicators, eosin used as indicator in volumetric titrations। eosin यूज होता है, इट इज बेस्ड ऑन द एडजॉर्प्शन। देखो बच्चे, जितने भी कैटलिस्ट यूज होते हैं वो कैटलिस्ट नेवर यूज्ड अप इन द रिएक्शन कहते हैं ना, तो उनके सरफेस पर ही रिएक्शन होता है, वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं और सरफेस पर एडजॉर्प्शन कराते हैं, बस इतना समझना। इन in the separation of inert gases, activated coconut charcoal is used to separate inert gas from their mixture। तो ये सब चीजें याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है और क्वेश्चन पूछे गए। इन प्रोड्यूसिंग हाई वैक्यूम, बहुत शानदार बात है, हाई वैक्यूम यानी अगर तुम गैस रखे हो किसी चैम्बर में और वहां पर उसके अंदर क्या रख दो, कोई जो एडजॉर्ब कर रहे गैस को, तो जबरदस्त वैक्यूम बन जाता है। इन देवार्स फ्लास्क एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड, इट एडजॉर्ब एनी गैस प्रेजेंट इन द एनुलर स्पेस, इट प्रोड्यूसेस हाई वैक्यूम। क्योंकि वहां पे गैस रहेगा ही नहीं तो वैक्यूम हो जाएगा ना, जबरदस्त वैक्यूम हो जाएगा। तो आप ये चीज देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, गैसियस लिक्विड और सॉलिड फिल्म्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वुडन फर्नीचर आर रिमूव्ड बाय स्पिरिट। यानी जो वुडन फर्नीचर होते हैं उन पे स्पिरिट लगा दो तो वो सारे जो है गैसेस लिक्विड या सॉलिड फिल्म जो होती हैं सरफेस पे, वो एडजॉर्ब आती हैं और निकल आती हैं उसके सरफेस से। इन क्यूरिंग डिजीजेस, a number of drugs are used to kill germs by getting adsorb on them। ठीक है, तो germs जो है वो एडजॉर्ब आते हैं और हम लोग उसको यूज करते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, सल्फाइड ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय दिस प्रोसेस। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में जो ये आप मेटलर्जी पढ़ेंगे तो उसमें फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम सल्फाइड ओर को और जो होते हैं उसमें ऑयल डाल करके और उसमें खूब गैस उस पर डालते हैं जिससे कि वो लेदर बन करके वो ऊपर चले आते हैं, सल्फाइड और उसमें भीग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कॉम्पिटेटिव वेटिंग होती है या प्रेफरेंशियल वेटिंग कर सकते हो। तो सल्फाइड और जो है वो उस ऑयल पे एडजॉर्ब होकर के ऊपर चले आते हैं। ऑयल जो होता है वो हल्का होता है पानी से, वो तो सल्फाइड और उस पर एडजॉर्ब करके ऊपर चले आते हैं, इसी को बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। द सल्फाइड ओर इज separated from silica and other impurities are the impurities by this method using pine oil, a frothing agent। तो फ्रोथिंग मैंने बता दिया क्योंकि फ्रोथ फ्लोटेशन का मतलब होता है वो सल्फाइड ओर्स के लिए जनरली किया जाता है। सल्फाइड ओर्स जो है वो ऑयल पर एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। चलिए, कैटालिसिस, अब अगला टॉपिक हमारा है कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या होती है इसको पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, कैटालिसिस क्या होता है। कैटालिसिस का डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन ऑफ कैटालिसिस, कैटालिस्ट आर सब्सटेंस which alter the rate of reaction, chemical reaction, but themselves remain chemically and quantitatively unchanged। अभी हमने डिस्कस किया कि कैटलिस्ट होता है नेवर यूज्ड अप इन द रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे दो वर्ड कहा गया, एक एक लाइन से क्वेश्चन निकालूंगा जी, यही पोस्टमार्टम का काम है।
एनसीईआरटी पोस्टमार्टम का यही काम है, एक एक लाइन से क्वेश्चन निकलेगा। देखो, केमिकली भी अनचेंज होते हैं कैटलिस्ट, केमिकली भी और क्वांटिटेटिवली भी अनचेंज होते हैं आफ्टर द रिएक्शन। द फिनोमेना इज कॉल्ड कैटालिसिस। अ कैटलिस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही करता है, में इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चे सोचते हैं हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता ही है, ये ध्यान रखना। कैटलिस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज। 10 कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप, एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट जो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो और इनको इनहिबिटर्स भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को अल्टर करते हैं, अल्टर मतलब बढ़ाना या घटाना, उनको हम कैटालिसिस कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, और इस फेनोमेना को हम कैटालिसिस कहते हैं। और अपने वो है कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिमेन अनचेंज होते हैं, केमिकली भी और क्वांटिटेटिवली भी। कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, उनको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, जो घटाते हैं उनको नेगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर्स कहते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटलिस्ट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से। पहला क्या है, वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन इज नीडेड। वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन इज नीडेड, ठीक है ना, बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन जो है वो नीड होती है किसी कैटलिस्ट की, क्योंकि वो बार बार आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस रीजनरेट होता है। तो वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन नीडेड। आप पढ़िए, अ वेरी स्मॉल नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, मतलब किसी भी आप इसमें सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी, यानी ये नहीं कि आपको इसमें इतना ही लेना है, तो उसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। quantity of catalyst can make a large quantity of reactant to combine together. It is because the catalyst itself not consumed in the chemical reaction and is regenerated at the end. बाद में फिर प्रोड्यूस होता है, तो फिर से प्रोड्यूस होता है, फिर करता है रिएक्शन, तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स को ये रिएक्ट कर सकता है। बट इन मेनी होमोजीनस क्या होता है, जहां पर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो होती है, जो उसका जो फेज होता है वो एक ही हो, यानी गैस हो तो सारे गैस हो, सॉलिड हो तो सारे सॉलिड हो, लिक्विड हो तो सारे लिक्विड हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं बट इन मेनी होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शंस, यानी जिसमें सारे सबका फेज सेम हो, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द कैटलिस्ट। यानी जो होमोजीनियस होते हैं वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ द कैटलिस्ट पर रेट डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। For example, the rate of hydrolysis of ethyl acetate depends on the concentration of ions as a catalyst, W ions as a catalyst, ठीक है ना। तो यहाँ पे एसिटेट का जो हमारा ये होता है इथाइल एसिटेट का, वो उसमें जो हम कैटलिस्ट होते हैं कंसंट्रेशन जो लेते हैं कैटलिस्ट का, उस पर डिपेंड करता है रेट, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ध्यान से। तो कैटलिस्ट जो होते हैं बच्चे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर को जल्दी ला देते हैं, इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं डालते, ठीक ना। तो द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनचेंज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, ठीक है ना। अगर हम इक्विलिब्रियम की एक लाइन बनाए, मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को है इस तरह से, इक्विलिब्रियम का लाइन बना के मैंने पढ़ाया भी है कि अगर इक्विलिब्रियम की ऐसे लाइन बनाते हैं, ऐसे मान लो जैसे नंबर लाइन होता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर यहाँ पर है, के इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, तो ये यहीं पर रहेगा, ये हटेगा नहीं। अब जल्दी फास्टर इसको जल्दी अचीव कर लेते हैं। एक होता है स्लो रिसीव, इसको स्लो जाके इसको अचीव कर रहे हैं। एक होता है इसको तेजी से अचीव कर लिया। ठीक है। तो कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। कैटलिस्ट जो है दोनों रिएक्शन को, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन को और बैकवर्ड रिएक्शन को सेम एक्सटेंट से इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव होगा तो डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ओनली द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड क्विकली जल्दी आ जाता है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन अनचेंज। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेस्ट टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये नहीं बदलता, यानी कंसंट्रेशन वगैरह या प्रेशर वगैरह नहीं बदलता, ये बदलता नहीं है, नॉट चेंज, सिर्फ जल्दी हो जाता है, टाइम कम लगता है। तो कैटलिस्ट का यूज करने से सिर्फ टाइम बचता है, टाइम सेवर कर सकते हो, टाइम सेवर, ठीक है बच्चे। चलिए, फंक्शनिंग ऑफ द कैटलिस्ट। फंक्शनिंग ऑफ द कैटलिस्ट,
देखो फंक्शनिंग ऑफ द कैटलिस्ट क्या है, कैसे काम करता है। ईच कैटलिस्ट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक वे ऑफ फंक्शन। एक स्पेशल तरीका होता है हर कैटलिस्ट का, यानी सारे कैटलिस्ट एक ही जैसा बिहेव नहीं करते, हर कैटलिस्ट अलग अलग बिहेव करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप एक ही कैटलिस्ट को हर जगह इस्तेमाल कर लेते। आप जानते हो ना सल्फर, अगर आपको H2SO4 का कॉन्टेक्ट प्रोसेस में बनाना है तो प्लेटिनम यूज करते हैं, अगर आपको वही हैपर प्रोसेस से अमोनिया बनाना है तो आयरन यूज करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज होते हैं, बट ईच कैटलिस्ट लोअर्स द एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो सारे कैटलिस्ट का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, लेकिन सबका एक जो है, कहा जाए कि एक काम क्या सारे कैटलिस्ट एक ही जैसा करते हैं। सारे कैटलिस्ट एक काम ऐसा कौन सा है जो एक ही जैसा करते हैं, वो क्या है बच्चों, लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैटलिस्ट लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ऑल कैटलिस्ट, ईच कैटलिस्ट लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो बच्चों इसी से क्वेश्चन बनता है, यही से क्वेश्चन बनता है। सारे कैटलिस्ट स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, अलग अलग जगह एक्ट करते हैं, लेकिन एक ऐसा काम जो सारे कैटलिस्ट एक ही जैसा करते हैं, वो क्या करते हैं, लोअर करते हैं। अब कितना लोअर करते हैं वो अलग बात है, लेकिन लोअर करते हैं, लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जो हमारा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है समझिए, ये एनर्जी ग्राफ है, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, इधर प्रोग्रेस है ऑफ रिएक्शन, इधर एनर्जी है। मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट को थोड़ी सी एनर्जी चाहिए पहले थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए, ये थ्रेशोल्ड, ई थ्रेशोल्ड। और यहां से फिर ये, अब ये दो तरह का रिएक्शन देता है। अगर एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट से ज्यादा, रिएक्टेंट से कम एनर्जी प्रोडक्ट की हो जाएगी, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो जाएगी। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो नीचे जाएगा। यहां पे वाली रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता था, ये एंडोथर्मिक होता। तो यहां पे क्या होता है, ये एंडोथर्मिक होता, एंडो, और ये एक्सो। लेकिन दोनों ही केस में क्या है, हमको रिएक्टेंट की जो एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है ER, इसके एनर्जी के ऊपर, इतना ऊपर जाना पड़ा। तो जितना हम एनर्जी यहां से यहां तक लिए हैं, ये वाली जो एरिया है, यही एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन एनर्जी EA, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और यहां जो टॉप पे गए हैं वो, ये जो एनर्जी है यहां से लेकर के यहां तक, वो ET है, ई थ्रेशोल्ड। तो ET जो होता है बच्चे, ET इज इक्वल टू ER प्लस EA, ऐसा समझ सकते हैं। यानी ई थ्रेशोल्ड क्या है रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को सम कर दो तो ई थ्रेशोल्ड, जिसको ये चाहिए ही चाहिए रिएक्शन होने के लिए। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि रिएक्टेंट के एनर्जी से ऊपर जितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है थ्रेशोल्ड को पाने के लिए, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंट की एनर्जी जितनी है उसके ऊपर जितनी और एनर्जी उसको रिक्वायर होती है, वही एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ठीक है ना, तो ये होता है। तो ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देते हैं। यानी अगर मैं अलग पाथ बदल जाता है, देखो ये ऐसे हो जाएगा। अगर ये एंडोथर्मिक के लिए हो गया, ये एक्सोथर्मिक के लिए, तो पाथ बदल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वाला जो है, ये जो मैं रेड दिखा रहा हूं, ये क्या है, विथ कैटलिस्ट, और ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये विदाउट कैटलिस्ट। अगर ग्राफ समझ में आ जाता होगा तो थम्स अप दीजिएगा, अगर ग्राफ समझ में आ रहा होगा तो थम्स अप दीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो फंक्शनिंग ऑफ द कैटलिस्ट यही है, ईच कैटलिस्ट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक वे ऑफ फंक्शनिंग। हर कैटलिस्ट का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, लेकिन हर कैटलिस्ट लोअर करता है, क्या करता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है, जिससे कि थोड़ा सा तेजी से चीजें हो जाती है। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर अ केमिकल रिएक्शन, thus in the presence of a catalyst reaction proceeds through a new path of low activation energy। बहुत शानदार बात जो मैंने आपको ये ग्राफ में दिखाया, स्पेसिफिक एक्शन ऑफ द कैटलिस्ट, स्पेसिफिक एक्शन ऑफ द कैटलिस्ट। मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, 1 मिनट का, आता हूं। इसको तब तक पढ़िए, आप लोग इसको पढ़िए।
तो स्पेसिफिक एक्शन ऑफ द कैटलिस्ट हम देखेंगे। स्पेसिफिक एक्शन ऑफ द कैटलिस्ट, चलिए। इट हैज बीन फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन रिएक्शन, सही बात है, हमने अभी डिस्कस भी किया है, ठीक है। और it has been found that most of the catalyst are specific in their reaction. A catalyst cannot catalyze all the reactions. Catalyst जो होता है वो सारे रिएक्शन को catalyze नहीं कर सकता. If a substance acts as a catalyst in one reaction, it may fail to catalyze another chemical reaction. अगर एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है तो अगले को कैटलाइज। आज बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।